नमस्कार। आज हमारे साथ है जानी-मानी लेखिका इंदिरा डांगी जी। और इंदिरा डांगी जी का परिचय देने के पहले हमने सोचा एक बार कि पहले उनका बायोडाटा पढ़ लें और फिर उससे उनका परिचय दें। तो हमने सोचा था कि भाई एक आध अवार्ड होंगे और उनका नाम देकर और उनसे इनका परिचय करवाया जाए। तो हमने लिस्ट पढ़नी शुरू की। पहला उन्हें 2015 में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला था। फिर उससे पहले 2014 में भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से नवलेखन का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका था। मध्य प्रदेश की सरकार इन्हें बालकृष्ण शर्मा नवीन अवार्ड दे चुकी है। मोहन राकेश अनुश अनुशा अनुशंसा अवार्ड जिसे कहते हैं, वो दिल्ली सरकार की तरफ से इन्हें मिल चुका है। रमाकांत स्मृति अवार्ड है इनके पास। 2017 राजस्थान पत्रिका की ओर से इन्हें युवा अवार्ड भी मिला है। मतलब कुल मिलाकर के ये 10-12 पुरस्कारों की एक लंबी सी श्रृंखला जाती है। तो मैं थोड़ा घबरा गया, तो मैंने सोचा कि भाई अपनी ओर से इनका परिचय देने के बदले मैं चाहूंगा कि पाठकों को आप अपना परिचय खुद ही दें, और अगर हो सके तो अपनी किताबों के जरिए दें, बजाय इसके कि अपने पुरस्कारों की वजह से आपको बताया जाए। इंदिरा जी। पहले तो नमस्कार सभी को। और किताब गली ने ये अवसर दिया और बहुत प्रशंसा करूंगी मैं आपके इस प्रयास की। अभी मैं आपके पुराने इंटरव्यूज देख रही थी तो एक नवोदित लड़के, नए बच्चे, छोटा सा लग रहा था वो, कि पर आप उससे बात कर रहे थे। और वो लोग जो साहित्य की मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो पंखुड़ी जो अभी खिलेगी मैं कहूंगी खिलेगी, उनको भी आप अवसर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जब हमारे यहाँ जमीन में से कोई अंकुरण निकलता है तो हथेली लगाकर उसका परिचय दिया जाता है, उंगली उठाकर नहीं दिया जाता। तो किताब गली का बड़ा अभिनव प्रयास है। तो सबसे पहले तो साधुवाद। मुझे आपकी प्रशंसा करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जहां तक मेरी बात है तो साहित्य की विद्यार्थी हूँ, पढ़ती हूँ साहित्य और कुछ लिखने का प्रयास भी करती हूँ। कुछ एक किताबें हैं और पाठकों से संवाद है। इससे अधिक अपने बारे में क्या कहूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास एक अदद नौकरी भी है, परिवार और बाकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। इनके बीच से लिखने के लिए आपको कितना समय मिल जाता है? मतलब हर रोज 2-4 घंटे लिख रही होती हैं, या कभी एक हफ्ते की फुर्सत मिल गई, उसमें छुट्टियों में आपने 2-4 दिन में कई पन्ने लिख डाले, इस तरह से लिख रही होती हैं? कैसे लिख रही होती हैं आप? देखिए, सबको ऐसा लगता है कि जो लेखक होते हैं वो उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उनके हाथ में पेन होता है और वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, कल्पना करके लिख रहे होते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि सबके साथ होता है। कभी नहीं लिखती हूँ तो बहुत समय तक नहीं लिखती हूँ, लेकिन जब लिखती हूँ तो मैं रचना में होती हूँ। तब जो भी जीवन चल रहा होता है बाहर, देखिए लिखना जो होता है वो पहले लेखक के अंदर घटित होता है। रचना जो होती है, उपन्यास जो होता है, नाटक जो होता है, वो हमारे अंदर चल रहा होता है। तब भी जब हमने उसको शब्द नहीं दिए होते, जब हमने उसको हमारे मन में भी वो साकार नहीं होता है, लेकिन वो अंदर बन रहा होता है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तब आप अपने काम पर जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को नहला रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, इन सारी चीजों से परे एक रचना है जो अपने सृजन प्रक्रिया में होती है। उसके बाद उसको कागज पर उतारना, मुझे लगता है वो हिस्सा होता है जो रचना के कंप्लीट हो जाने के बाद होता है। तो वो सरल होता है। मैं बस में बैठकर, बारात में बैठकर, आप मुझे कहीं भी बिठा दीजिए, समंदर में जहाज पर बिठा दीजिए, तो भी मैं उपन्यास लिख लूंगी, क्योंकि उपन्यास के अंदर में होती हूँ। जब आप रचना में होते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज आपको खींच कर बाहर ला सकती। जी। अब अगर प्रकाशकों के लिहाज से देखें तो आपने चूंकि उपन्यास का जिक्र कर दिया, तो मुझे ये याद आ गया कि साहित्य की विधाओं में नाटक कम बिकता है, उपन्यास सबसे ज़्यादा बिकते हैं शायद, कथेतर उसके बाद आएगा, कविता भी बिकती है, कम बिकती है लेकिन बिकती है। नाटक मेरा ख्याल है कि उससे भी कम बिकते होंगे। ऐसे में आपने जो ये आचार्य नाम की अभी किताब जो कि आपकी चर्चा में है, या जिस पर हम लोग विशेष अभी ध्यान देने वाले हैं, ये नाटक की विधा में लिखा गया है। तो आपने क्या सोचा था कि ये किस तरह से लिखी जाएगी? उपन्यास के बजाय नाटक क्यों चुन लिया आपने नाटक? मुझे तो ऐसा लगता है कि रचना जब आती है तो वो अपना स्वरूप अपने साथ लेकर आती है। वो, आप उसे लिखना शुरू कर दीजिए, आपको दो चार ही संवाद लिखकर लगेगा कि ये नाटक है। तो रचना कंप्लीट होकर राइटर के अंदर से जब बाहर कागज पर उतरती है
तो जब कोई रचना नाटक के तौर पर आती है, जब मैंने उपन्यास लिखे थे और मेरी एक कहानी थी लीप सेकंड, यद्यपि वो कहानी के तौर पर बहुत सफल हुई थी, उसका 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, लेकिन उस कहानी को पढ़कर वरिष्ठ साहित्यकार हैं गोविंद मिश्र, उन्होंने कहा था कि तुम नाटक क्यों नहीं लिखती हो, नाटक की दुनिया में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हो, तुम्हारी कहानियों में इतनी नाटकीयता है। तो मुझे लगा कि हाँ, नाटक वो है जो मुझे पुकारता है। नाटक लिख कर देखा। और जहां तक रॉयल्टी की बात है, तो मैं कहूंगी, देखिए अमाउंट तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन रॉयल्टी बहुत आती है नाटकों से, विदेशों से बहुत आती है। अब भारत की बात ऐसी है कि अधिकांश को तो यूं ही हम दे देते हैं, आप खेल लीजिए नाटक, आप नाटक खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है कि इस विकासशील देश में जहां पर रोजी रोटी का ही संकट है, वहां कलाओं को जीवित रखने के लिए कुछ लोग समर्पित हैं। और रॉयल्टी तो आती है, अमाउंट मत पूछिएगा, लेकिन हाँ, अगर सर्वाधिक रॉयल्टी इस समय मिलती है भारत में जिन हिंदी के लेखकों को, अगर उनमें मुझे गिना जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए नाटक भी इसमें है मेरे। अगर विषय के तौर पे देखें तो आपने इस नाटक में साहित्य के मतलब जो मठाधीश होते हैं उनकी बात की है, जो कि लेखक लेखिकाओं को बनाने और बिगाड़ने का दावा ठोक रहे होते हैं। ये साहित्यिक राजनीति की जो समस्या है, इसके बारे में सुनाई तो देता है, मगर हम पाठकों को ये नहीं पता होता कि ये समस्या लेखिका के साथ ज्यादा होती है या लेखकों के साथ ज्यादा होती है। आपका क्या अनुमान रहता है इसके विषय में? देखिए, रचना के स्तर पर अगर बात करें, तो रचना प्रेमचंद की है, या सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या जयशंकर प्रसाद की है, यदि उनके नाम आप हटा दें, तो आप रचना की शैली से पहचानेंगे कि वो किसकी है। जेंडर से नहीं पहचान सकते कि लेखिका ने लिखा है या लेखक ने लिखा है। मेरा अगला जो उपन्यास है वो एक नायक है, और पूरा उपन्यास आत्मकथात्मक तौर पर चलता है। तो जब रचयिता होते हैं, तो लेखक या लेखिका जैसा अंतर नहीं होता, सिर्फ साहित्यकार होते हैं। लेकिन जीवन की बात करें, मनुष्य की बात, जो दरअसल आपका प्रश्न है, तो हाँ, यहाँ पर होता है अंतर। हालांकि दोनों ही शिकार होते हैं, दोनों ही पीड़ित होते हैं आरंभिक दिनों में, और बाद में दोनों ही हिस्सा भी होते हैं। दोनों यही करते हैं, लेखक भी ऐसा ही करते हैं, लेखिकाएं भी ऐसा करते हैं। लेखिकाओं पर बड़ा फोकस रहता है लोगों का, क्या बात है। पाठकों का भी रहता है। आप जैसे होस्ट का भी रहता है, मठाधीशों का भी रहता है। कुछ हद तक ये बात सच भी है, बाई योर लुक्स सेल योर बुक्स। लेकिन लंबे समय में साहित्य की जो दुनिया है, इतने ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों की दुनिया है, यहाँ पाठक को भी हम कहते हैं कि वो द्वितीय प्रतिभा है। जहाँ पाठक भी प्रतिभाशाली हैं, वहां बने रहने के लिए अंततः प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास, ये 3 चीजें काम आती हैं। लेकिन मनुष्य के तौर पर अगर बात करूं मैं, तो एक तरफ वो पीड़िताएं हैं जो लेखिकाएं हैं, और दूसरी तरफ वो स्त्री कार्ड भी खेलती हैं। दोनों बातें बराबर बराबर हैं। अगर पीड़िता के तौर पर बात करूं, तो सबसे ज्यादा यहाँ जो होता है, ऐसे कहते हैं कि उसका करियर उसने बना दिया। अ, अगर ये बात ऐसे कही जाए कि उस लेखक का करियर उस बड़ी लेखिका ने बना दिया, और उस लेखिका का करियर उस लेखक ने बना दिया, अगर बराबर कही जाए, तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, इस दुनिया पर आरोप है। लेकिन ये बात कही ऐसे जाती है कि उस लेखिका का करियर उस समीक्षक ने बना दिया, उस मठाधीश ने बना दिया, उस संपादक ने बना दिया, या फिर ये आरोप इस तरह से तय किया जाता है कि उस कवियत्री ने, उस कहानीकारा ने अपने शुरुआती दिनों में अपना करियर बनाने के लिए उस बड़े क्राफ्ट के साथ नाता जोड़ा, वो किसी प्रेम प्रसंग में थे। इस तरह के आरोप लेखिका, मुझे लगता है अमूमन लगभग तमाम बड़ी लेखिकाओं पर ये आरोप हमेशा लगते हैं, वो सफल हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मानसिकता काम करती है कि एक स्त्री कैसे इतनी सफलता अर्जित कर सकती है बिना किसी पुरुष के सहयोग के। तो ये तो मैं जो आपसे कह रही हूँ, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द स्क्रीन है, तो बड़े ही शिष्ट तरह से कह रही हूँ। लेकिन हमारी दुनिया में जो बर्ताव होता है, वो कभी कभी बहुत ही अशिष्ट तरह से भी हो जाता है। एक बहुत ही प्रख्यात आलोचक, बहुत ही आदरणीय मेरे, उनके बारे में एक प्रसिद्ध बात है कि वो रात 10 बजे तक लेखकों को फोन करते हैं और 10 बजे के बाद लेखिकाओं को फोन करते हैं।
तो मेरे पास तो एक अदद पति है जो 10 बजे के बाद आप भी फोन करेंगे तो उठाएंगे। लेकिन सबके साथ चीजें उतनी खूबसूरती से घटित नहीं होती हैं। कुछ लोगों को, कुछ लेखिकाओं को बहुत ज्यादा पे इसके लिए करना पड़ता है, कुछ का करियर भी वो खत्म कर देते हैं, या कुछ इन दूसरी चीजों में, इन दूसरी विचारधाराओं में, झंडों में, नारों में उलझकर खो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये एक पक्ष हुआ कि पीड़िता के तौर पर एक लेखिका के साथ यहाँ कैसा बर्ताव होता है। इसी का सिक्के का दूसरा पहलू है कि लेखिकाएं कुछ, सभी की बात नहीं करूंगी, कुछ स्त्री कार्ड खेलती हैं, क्योंकि वो लेखिका है, क्योंकि वो खूबसूरत स्त्री हैं, युवती हैं, वो सॉफ्ट पोर्न भी यहाँ पर लिखा जाता है, मैं आपसे कहूँ। हालांकि लेखक भी लिखते हैं और वो भी इससे अपना करियर बनाते हैं, और कुछ लेखिकाएं ये भी करती हैं, बहुत सारे संपादक उनके मित्र होते हैं, मित्रता बिल्कुल गलत नहीं है, पर उसकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। और साहित्य में तो बहुत सारी बातें व्यंजना में भी कही जाती हैं। अश्लीलता पर मैं जरूर कहूंगी, अश्लीलता को आप कला का नाम नहीं दे सकते। कला में और अश्लीलता में सदैव एक फर्क है। साहित्य में और सॉफ्ट पोर्न साहित्य में सदैव एक फर्क है। तो बहुत सारे यहाँ शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे टूल्स एंड ट्रिक्स हैं। नामवर सिंह जिसे कहते थे, कहानी के टूल्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कहानीकार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, ऐसी दुनिया। तो जहाँ तक अगर हम देखें कि साहित्यिक विधाओं की बात की जाए, तो अंग्रेजी में जैसे बड़े आराम से आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे देख सकती हैं, तो हिंदी में हम लोग ऐसा कुछ भी देखते नहीं। इस कैटेगरी का जो कहते हैं वो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता हिंदी साहित्य में। या तो वो सॉफ्ट पॉर्न की तरफ चला जाता है, या फिर वो बिल्कुल ही जिसे आप कहते हैं प्लेटोनिक लव, एक आदमी कहीं किसी और शहर में है, दूसरा किसी और शहर में, और इस तरह से कहानी चल रही होती है। तो ये विधाओं के बीच की जगह हिंदी साहित्य में कभी किसी ने भरने की कोशिश नहीं की। ऐसा कुछ खास हमारी कारण रहा है जो इसका? दुनिया है हिंदी साहित्य की, हमारी जो सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जाती है वो उसने कहा था, और वो एक प्लेटोनिक लव की कहानी है। लेकिन अगर आप कालिदास को देखें, हिंदी क्योंकि संस्कृत की बेटी है, उन्होंने कितना कलात्मक लिखा है, उसको कोई भी अश्लील नहीं कहता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रचना है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अश्लीलता से कलात्मकता की तरफ जाते हुए, मंटो को उनके समय में अश्लील कहा जाता था। आज कोई नया राइटर आता है तो हम कहते हैं मंटो को पढ़ो, प्रेमचंद को पढ़ो और मंटो को पढ़ो, तुम उससे लिखना सीखोगे। कलात्मकता की तरफ जाने में समय लगता है। उसके लिए लेखक को अपने क्राफ्ट को तराशना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हर 2-4 साल बाद हिंदी में कुछ नाम आते हैं, दूसरे साहित्य की मेन स्ट्रीम में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, और वो रातों रात चर्चा में आ जाने के लिए कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, या कुछ भी लिखते हैं, या कुछ भी करते हैं, या कुछ भी। आजकल तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है गजब का, कि आप वहां पर जितने ज्यादा अश्लील हैं, आप उतने ज्यादा चर्चित हैं। तो ये सारी बातें भले ही सतही हैं, भले ही ये 2-4 साल बाद मैं कहूंगी बिला जाते हैं नाम, और फिर उससे भी ज्यादा अश्लील लोग आते हैं, उससे भी ज्यादा कुछ भी कर गुजरने वाले लोग आते हैं। लेकिन यहाँ बचता वही है जिसके पास सचमुच प्रतिभा हो। तो जैसे अगर हम लोग हिंदी साहित्य की बात करें, या इस तरह की अश्लीलता या बाकी चीज़ों के बढ़ते जाने की बात करें, तो एक उपन्यास था काशी काशी का 80, काफ़ी चर्चित उपन्यास है, और उसको भाषा के स्तर पे कई बार कहा गया है कि भाई भाषा के स्तर पे ये बड़ा ही कुछ ऐसा है जिसमें गालियों की भरमार है। बिल्कुल बिल्कुल, उस उपन्यास पर ये और आरोप थे मेरे अगर आदरणीय। अगर लेखक के की ओर से इसी बात को या इसी आरोप पर सफाई को पढ़ा जाए, तो वो कहते हैं कि भाई बनारस में तो यही भाषा चलती है, आपस में लोग इसी भाषा में बात करते हैं, अगर मेरे पात्र उसी भाषा में बात कर रहे हैं तो अनोखा क्या है। तो देखिए, ये अब दोनों आप चीजें चलती है, इसके बीच की जगह कहाँ बनाती है? पर्टिकुलर उपन्यास पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे सीनियर हैं, मेरे आदरणीय हैं। लेकिन नहीं, ऐसे मैं ये ऐसे और भी कई उपन्यास आते हैं। चर्चित रह गया हो ऐसा सिर्फ काशी के 80 के साथ होता है, बाकी के उपन्यास कोई जिनमें बहुत गाली गलौच हो, या आजकल के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जैसी सीरीज आती है, उसके स्तर के जो उपन्यास थे उनको फिर लुगदी साहित्य कह के बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं पाठक भी।
तो हाँ, देखिए मैं तो ये कहूंगी कि साहित्य जो है जिंदगी का, जीवन का उठा हुआ रूप है। जितनी भी कलाएं हैं, पेंटिंग है या क्लासिक नृत्य जितने हैं, या लिटरेचर है, हम जिंदगी का बेहतर रूप आपको देते हैं। हम लोग अंततः साहित्य का उद्देश्य क्या है? हम फिल्मों की तरह तो नहीं कह सकते एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये साहित्य का उद्देश्य नहीं होता है। साहित्य का उद्देश्य होता है लोक मंगल। अंततः कहीं ना कहीं लेखक स्वयं से विश्व की ओर जाता है। तो अगर एक किस्म की बीहड़ भाषा का प्रयोग किया जाए रचना में, तो अव्वल तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जीवन जो है वो अपनी वास्तविकता के साथ आता है, लेकिन कई सारी छन्नियों, कई सारे फिल्टर के बाद आता है। आप प्रेमचंद की रचनाओं को देख लीजिए, उस समय जो गालियां चलती होंगी, वो अगर उनके साहित्य में आई हैं तो कितनी खूबसूरत होकर आई हैं कि आपका समय से परिचय भी हो जाए। आप एक दृश्य को देखिए, एक झोपड़ी की गरीबी को देखिए और उसी को पेंटिंग में देखिए, कितनी खूबसूरत लगती है कि आप उसको खरीद लेते हैं। झोपड़ी तो आप बिल्कुल ना खरीदें। तो मैं कहूंगी कि साहित्य जीवन का उठा हुआ रूप है, और अनुशासन है। अनुशासन इसमें नहीं है, तब भी एक डिसिप्लिन तो साहित्य में होता है। जी, जैसे अभी आपके हम लोग आचार्य नाम के नाटक की बात कर रहे थे, तो आचार्य के कुछ हिस्से जो मैंने देखे, तो उसमें एक पात्र है जो कि किसी और पर आरोप लगा रही होती है कि इस कहानी का जो शुरुआती हिस्सा है वो 40% रेणु की कहानी से आता है या उसकी लीपा पोती है। और दूसरा कोई पात्र है जो पूछ रहा होता है कि आप ये सारा आरोप क्या लिखित में दे सकती हैं। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, इनको पढ़ने से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सिर्फ लेखक लेखिकाएं नहीं हैं जो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये संभवतः किसी विश्वविद्यालय की आंतरिक राजनीति भी चल रही है इसके पीछे। तो आपकी कहानी में कैसे ये डेवलप हुआ है? क्या ये विश्वविद्यालय की आंतरिक राजनीति और साहित्य की मठाधीशी दोनों को एक साथ दिखा रहा होता है आपका ये नाटक, या फिर किसी एक पक्ष की ओर ज्यादा झुका हुआ है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो जिंदगी में होता है वही परिवर्तित होकर कलाओं में आता है। तो अगर आचार्य में जो चीजें आपने देखी हैं, या मेरी एक, इससे पहले मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी, पैमाने। एक हिंदुस्तान हम्म। हाउस उसमें होता है। सपोज कीजिए आपके दिल्ली में कोई हिंदुस्तान हाउस है, या हमारे शहर में कोई हिंदुस्तान हाउस, और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है कि वो कहानी सिर्फ उनको बुलाएंगे जो उनके महामहिम है, उनकी पत्नियां, उनकी प्रेमिकाएं, उनके बच्चे, उनके बच्चों की प्रेमिकाएं, बच्चों के दोस्त, सिर्फ उनको बुलाएंगे, और वो एक आम राइटर को नहीं बुलाएंगे। अगर जीवन में मैंने ऐसा कभी देखा होगा, अगर जीवन में मेरे साथ ऐसा कभी हुआ होगा, तो मैं उसका विरोध कहाँ कर सकती हूँ आनंद जी? मैं अपनी कहानी में कर सकती हूँ, मैं अपनी रचना में कर सकती हूँ। मैंने वो कहानी लिखी थी, पैमाने। फिर वो इतनी पसंद की गई कि अंग्रेजी भाषा में भी बहुत पसंद की गई वो। इसी तरह जो आचार्य है, एक मठाधीश की कहानी है जो कहता है कि मैंने एक पूरी पीढ़ी दी है हिंदी साहित्य को, मैंने एक पूरी पीढ़ी लॉन्च की है, और उस एक पीढ़ी को लॉन्च करने के लिए उस द्रोणाचार्य ने कितनों के अंगूठे ले लिए, कितनों को ब्लॉक कर दिया। हमारे ही जीवन में हुआ होगा, हमने लिख दिया तो नाटक हो गया। जी, अब आपकी बात से मुझे, नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मुझे एक सज्जन याद आ गए, अब रहे नहीं, लेकिन वो कहा बिल्कुल, करते थे कि गुजरते गुजरते भी हमने एक बड़ा अवार्ड दिलवाया है। ऐसी बिल्कुल, कहानियां नमन, तो नमन उनको, सम्मान उनका। ऐसे किस्से तो खैर सुनाई देते रहते हैं। तो ये अगर हम लोग साहित्य से हटकर, अगर हम लोग विश्वविद्यालय की ओर आकर के देखें, तो क्या मान लीजिए अगर कोई बहुत सारे कथेतर उपन्यासों का लेखक या लेखिका है, तो क्या उसे इस तरह का कोई फायदा होता है जिसकी वजह से, या अगर कोई स्पष्ट रूप से आर्थिक फायदा ना हो रहा हो, तो आखिर क्यों करना चाहेगा कोई ऐसा? किसी नवोदित लेखक या लेखिका को दबा दे और किसी और की रचना चुरा ले, क्या इससे आर्थिक फायदा बहुत होता है? देखिए, हिंदी जो है राजभाषा है। किसी भी देश में एक राजभाषा होती है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का खेल होता है। और जहां तक विश्वविद्यालयों की राजनीति की बात है, तो आप भी इससे परिचित होंगे कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, मैं खुद भी टीचर, उनको किताबें लिखना उनके करियर का एक हिस्सा होता है। समीक्षक हो जाना उनके करियर का एक हिस्सा होता है। लेकिन हम्म। जहां तक मठाधीशी का सवाल है, यकीनन बहुत सारे लोग
लेखकों के लिए किसी ने कहा है कि उन्हें दो चीजों से बचना चाहिए, एक तो संपादक नहीं बनना चाहिए और दूसरा उसको हिंदी का प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए। लेकिन आखिर में जाकर हम इन्हीं दो गड्ढों में गर्क होते हैं। मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, या फिर संपादक हो जाते हैं। और सिर्फ लेखक कोई सत्ता नहीं होता, सत्ता के केंद्र होते हैं या तो आचार्य हमारे, या जो मेरे एक नॉवेल में एक चैप्टर है, एक पत्रिका डालो एक पुरस्कार देने लगो। तो यहाँ सब अगर आप ये करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम में आपके पास बहुत सारे जो नए लेखक लेखिकाएं, जो नव नव लेखन, जो अभी हम बात कर रहे थे अंकुरित, जैसा आपकी किताब गली अवसर देती है। अब किताब गली ने अगर 100 नवोदितों को अवसर दे दिया तो आप और जलद जी भी मठाधीश की कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल सम्मान्य। तो वो लेखक सत्ता नहीं होता, सत्ता वो लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, अंततः तो रचना ही होती है। लेकिन जीवित मनुष्य को बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, जैसे कि नागार्जुन ने कहा है, कभी को भी लगती है भूख। सिर्फ लिखकर तो आप अपना घर नहीं चला सकते ना। अगर आपको विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ही चाहिए तो आपका लेखक होना इसमें बड़ा मदद करता है। या आपको दूसरी चीजें चाहिए, पुरस्कार चाहिए, तो अंदर की बहुत सारी राजनीति है, जैसा कि मुझे लगता है कि और भी दुनियाओं में होता होगा, फिल्मों की दुनिया में भी होता होगा, या मैं सिर्फ अपनी दुनिया को जानती हूँ तो मैं सिर्फ इसकी राजनीति जानती तो राजनीति से चलिए अब हम लोग वापस से साहित्य की ओर आते हैं। तो लिखने के बारे में जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपको अपनी पांडुलिपि 9 बार सुधारनी पड़ी, और सिर्फ एक पांडुलिपि को 9 बार सुधारने की बात नहीं हुई थी। कई और दूसरी किताबों के आपके जो पुराने उपन्यास भी थे उसके बारे में भी आपने बताया था कि आपने कई बार उनको लिखा, कई बार सुधारा। तो सबसे पहले तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या आप कागज कलम पर लिखती हैं? मतलब आजकल कई लेखक होते हैं या लेखिकाएं होती हैं जो कंप्यूटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं या कंप्यूटर पे लिखना ज़्यादा सुविधाजनक समझते हैं, क्योंकि उस पर टाइप करना और उसको एडिट कर लेना काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो आप क्या अभी भी कागज कलम वाले दौर में हैं, या आपके हिसाब से सुविधाजनक क्या होता है एक लेखक के लिए या एक लेखिका के लिए? कागज कलम ज़्यादा बेहतर रहेगा या कंप्यूटर ठीक ठाक काम कर जाता है? देखिए आनंद जी, मैं तो ये कहूंगी कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे लिए वो स्थान, हमारी मंजिल महत्वपूर्ण होती है, ना कि ये कि हम ऑटो से गए, कि कार से गए, कि किसी बस में पीछे अटक कर गए, लटक कर गए। सबसे ज्यादा हमारा फोकस किस पर रहता है? हमारे ध्येय पर रहता है। गंतव्य तो पर रहता है। मैं एक डायरी रखती हूँ अपने पर्स में, कोई भी पंच लाइन सूझती है, जैसे अगर मैं काम पर जा रही हूँ, अपनी नौकरी पर जा रही हूँ और मुझे एक लाइन सूझी, नौकरी आदमी को नौकर बना देती है, मैं गाड़ी रोकूंगी, अपनी वो डायरी में लिखूंगी और फिर पर्स में रख लूंगी और फिर अपने काम पर जाऊंगी। अगर डायरी नहीं है तो मैं मोबाइल में नोट्स बना देती हूँ, और जब पढ़ती हूँ तो लगता है कितना अच्छा प्लॉट है, दिमाग में आया। ये सारी वो चीजें होती हैं जो एक लेखक, कोई भी लेखक सायास करता है। हम जैसे कि बात कर रहे थे, प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास, ये किसी को लेखक बनाते हैं। और ये सब हम सायास करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं सैकड़ों, तो सायास है। हम नोट्स बनाते हैं, कभी कभी मैं नोट्स भी बनाती हूँ, मेरा मन करता है, कोई आइडिया आया, नोट बना के छोड़ दिया, एक डायरी है मेरी। लेकिन ये सारी तैयारी उस समय जब आप सचमुच लिखते हैं तब नहीं होती है आपके पास, तब आपके पास कोई डायरी नहीं होती और मोबाइल के नोट्स नहीं होते। तब आप रचना में होते हैं और आप लिख रहे होते हैं। मैं कागज पर लिखती हूँ पहला ड्राफ्ट, और पहले ड्राफ्ट में सारे नाम ओरिजिनल रखती हूँ। किसी को भला बुरा कह रहा है कैरेक्टर तो भी वो मैं लिख देती हूँ, भले वो मेरे मन की भावना होती है। जब मैं बिल्कुल शुरुआती नवोदित लेखिका थी, जब इतनी समझ नहीं थी, तो मैं कहती थी अच्छा इसको तो मैं कहानी में समझ लूंगी। तो मतलब कोई पसंद नहीं आया तो वो आपकी कहानी का विलेन हो जाएगा। वो शुरुआती दिन की बात होती है। लेकिन देखिए, एक बार मैं एक स्कूल में छोटे बच्चों को सिखाने गई थी कि कहानी क्या होती है। तो एक छोटे बच्चे ने कहा कि मैं अपनी टीचर पर कहानी लिखूंगा, वो मुझे पसंद नहीं है, उसने कहा। और छोटा सा बच्चा था, 5वीं 6वीं का। मैंने कहा जब तुम कहानी लिखोगे तो कहानी भी तुमको लिखेगी। तुम ये लिखोगे कि टीचर होमवर्क बहुत देती है, तो तुम इसके साथ ये भी लिखोगे कि तुम होमवर्क नहीं करते हो, तुम खेलते हो। अगर तुम उसे नापसंद करते हो, तुम ये लिखोगे तो तुम उसकी योग्यता भी लिखोगे। तो रचना मुझको लिखती है, कविता मुझको लिखती है, ये भी लागू होता है। जब हम रचना को लिखते हैं तो रचना भी हमको लिखती है। बाकी तो सब माध्यम है। लैपटॉप पर लिखिए, लैपटॉप में भी हालांकि जो आपने पहले हटाया होता है वो वापस से आप रिकवर कर सकते हैं।
लेकिन कागज पर लिखने का एक लोभ जो होता है वो ये होता है कि एक तो बहुत बार आपने कई सारे ड्राफ्ट बनाए और बाद में पता चला, एक बार मेरा उपन्यास था हवेली सनातनपुर, उसमें मैंने एक नया कैरेक्टर लिखा था और 55 पेज बाद में उसके मैंने काट दिए थे, पुराना ड्राफ्ट निकाला और मुझे लगा कि 55 पेज उपन्यास के कंटेंट से अलग है और पुराना ड्राफ्ट ले लिया। तो अगर आपके पास हाथ से लिखा हुआ है तो एक तो वो ज्यादा संग्रहित हो जाता है, इंटरनेट पर भी चीजें बहुत संग्रहित होती हैं। दूसरा लोभ ये रहता है कि तमाम संग्रहालय हैं जो आपके हाथ की लिखी पांडुलिपियां, आपके हाथ के लिखे पत्रों को संभाल कर रखते हैं पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए। तो अभी तक मुझसे तो ये लोभ नहीं गया है कि कागज छोड़ दूं, लेकिन हाँ अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं मोबाइल पर भी नोट्स बना लेती हूँ, लैपटॉप पर भी लिख लेती हूँ, कुछ भी नहीं होता है तो पेन से हथेली पर वो पंच लाइन लिख लेती हूँ जो मुझे समय सूझ रही होती है। चलिए पहले अभी हम लोग इंटरव्यू के बीच तक करीब करीब पहुंच गए हैं, तो एक बार फिर से हम अपने पाठकों और दर्शकों को याद दिला दें कि आप अपने सवाल लेखिका महोदय से पूछ सकते हैं। तो अगर आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में टाइप करके छोड़ देंगे तो वो भी आपके सवाल देख लेंगी और मुझे भी उनसे वो सवाल फिर से पूछने का मौका मिल जाएगा। तो अब हम लोग वापस अपनी शुरुआती बातचीत पे चलते हैं। जब मैंने आपके पुरस्कारों की लिस्ट गिनाई थी तो इतने सारे ढेर सारे पुरस्कार थे, लगभग लगभग हर साल आपको 2014 से एक पुरस्कार मिल ही रहा है। 2014 में मिला, 2015 में कई पुरस्कार थे, 2017 और 19 में भी कई पुरस्कार दिख रहे हैं। तो मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि ये पुरस्कारों का वजन बहुत ज़्यादा होता है, लेखक के कंधे बिल्कुल इससे झुक जाते हैं अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। सीधा सीधा खड़ा होने की जो क्षमता होती है वो पुरस्कारों के वजन से जाती रहती है। तो आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि अगर इस पक्ष के लोग पुरस्कार दे रहे हैं तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि उसके विपक्ष में या उसकी कमियां गिनाते हुए कुछ ना लिखें, ऐसा कुछ? नहीं देखिए ऐसा तो नहीं है, हाँ लेकिन पुरस्कार मिलता है तो किसी को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे ड्राइंग रूम में बहुत सारे अवार्ड्स रखे हैं, पर जब पुरस्कार ड्राइंग रूम में आ जाता है और मैं उसे रख देती हूँ उसके बाद मैं उसको भूल जाती हूँ। और क्योंकि पुरस्कार के लिए मैंने कभी प्रयास नहीं किया तो वो पुरस्कार वजन भी नहीं होता है। अगर आपने प्रयास किया है और आपको उसके बाद कुछ मिला है तो जाहिर सी बात है आपने उसका, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता सिवाय उस चीज के जो माउस ट्रैप में रखी है, एक बड़ी प्रसिद्ध सी बात है। तो पुरस्कार का कभी ऐसा तो नहीं लगा मुझे कि अपेक्षा लोग फिर रखेंगे। मैं तो सबसे पहला काम ये करती हूँ, पुरस्कार देने वाले को भूल जाती हूँ पुरस्कार लेने के बाद। उससे क्या होता है, उसकी कोई अपेक्षा, उसका कोई पंथ, उसका कोई विचारधारा मुझ पर हावी नहीं होती। लेकिन साहित्य में ये होता है, हमारी दुनिया में ये होता है कि लोग किसी ना किसी विचारधारा से अपने आप को टैग कर लेते हैं। अगर आप सचमुच उस विचारधारा को मानते हैं तो वो आपकी रचना में आएगी। उसके लिए आप एक झंडा लेकर क्यों चलने लगते हैं? मैं कहना चाहूंगी दूसरे लेखकों से भी जो नवोदित हैं, या मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी कि लेखक एक नदी की तरह हो जिसमें तमाम सारी विचारधाराएं किनारों पर हो, उनकी जो अच्छाइयां हैं वो आप में आकर मिले और आप आगे बढ़े। आप तालाब की तरह अपने आप को बंद कर ले सिर्फ कुछ खास खुशबुओं में, कुछ गंध में, तो उसको दुर्गंध में बदलते देर नहीं। जी, तो अब जैसे ही हमने कहा कि भाई सवाल आ सकते हैं, तो सौरभ मालवीय जी ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि लेखन में मूल्यबोध इस शब्द से क्या अभिप्राय है? संभवतः यहाँ मूल्यबोध से उनका मतलब शायद पंथ या ऐसे मूल्यों की तरफ होगा, हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मूल्यबोध तक लिख करके इन्होंने छोड़ दिया है। तो आप बताइए, अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि लेखन में मूल्यबोध से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप क्या कहेंगी? हाँ देखिए, मूल्यबोध को मैं लोकबोध भी कह सकती हूँ, क्योंकि एक लेखक में लोकबोध होता है और जब लोकबोध होता है तो लोक की जिम्मेदारी भी होती है। हम अराजक मनुष्य नहीं है। हम जब लिखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि समाज में ऐसा हो रहा है, ये गंदी गाली लोग रोज देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं तो मैं भी माँ बहन की गाली दूंगा। आपकी ये जिम्मेदारी है कि स्त्री के विरोध में, उसके सम्मान के हनन में जो गालियां दी जाती हैं उन्हें आप लिटरेचर में ला करके अमर ना कर दें। अव्वल तो आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आपका साहित्य अमर होगा भी या नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक लेखक होना एक जिम्मेदारी है। ये मेरा शौक नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, यही सोच कर मेरा ये सुखन जारी है, किसी ने कहा है। तो आप अपनी
जिम्मेदारी से लोक मंगल की ओर, मैंने कहा जो साहित्य जाता है, अंतिम व्यक्ति का। भारत ने विश्व को जो लोकतंत्र दिया है, अब तो लोग ये भी नहीं मानेंगे कि भारत ने विश्व को लोकतंत्र दिया है, ये भी नहीं मानते हैं कि एरोप्लेन दिया है, मतलब कुछ भी आनंद जी संस्कृति की बात कीजिए और भारत ने दिया है ये बात कीजिए तो लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं कि ये भारत ने ये क्यों ये मेरा लोकतंत्र दिया है। आखिरी मेरे अंत के सवालों में से एक था। इस पे हम लोग बाद में आएंगे फिर से दोबारा। फिलहाल देखिए, एक सौंदर्य यादव हैं, उन्होंने संभवतः लोगों पे असर पड़ने लगा है जितनी बेबाकी से आप अपनी बात रखती हैं। तो इन्होंने पूछा है कि तथाकथित फेमिनिस्टों के बारे में आप क्या सोचती हैं, आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फेमिनिज्म वाइन पीने वाली महिलाओं का विमर्श नहीं है। वाइन पीना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक रूपक है, ये एक संबोधन है जो उन महिलाओं के लिए अ, है जो अपनी सहूलियत के लिए स्त्री होने का कार्ड खेलती हैं, जो अपनी सहूलियत के लिए फेमिनिज्म का कार्ड खेलती हैं। दूसरे क्षेत्रों की मैं बात ना करूं, अपने ही क्षेत्र की बात करूं, तो बहुत सारी लेखिकाएं, क्योंकि वो लेखिका है, तो आप इतनी ज्यादा लेखिका क्यों, मैं कहती हूँ आप इतनी ज्यादा स्त्री क्यों है, आप इसके अलावा भी तो बात कर सकती हैं। वो लड़कियां जो गर्भ में मार दी जाती हैं, वो स्त्रियां जो दहेज के लिए जलाई जाती हैं, जिनके हाथ काट दिए जाते हैं, वो माएं जो घर से बाहर धकेल दी जाती हैं, उनको लिखने के बजाय बहुत सारी लेखिकाएं यहाँ फेमिनिज्म के नाम पर एक बड़ा सेफ सा गेम खेलती हैं। बहुत सारी पुरानी लेखिकाओं से लेके अभी तक, देखिए मैं नाम लूंगी तो विवाद हो जाएगा, लेकिन स्त्री विमर्श का एक बड़ा सरल सा फंडा है, लिव इन पर कहानी लिख दीजिए या एक सेफ जोन में कहानी लिख दीजिए। एक विवाहित स्त्री है जो मुझे समझ नहीं आता कि सारा स्त्री विमर्श अवैध संबंध बनाने पर केंद्रित क्यों है, मतलब इसके अलावा स्त्री की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है क्या? तो ये इस तरह का जो लेखन करते हैं, इस तरह का जो कार्ड खेलते हैं, उससे अहित ये होता है कि जो वास्तविक स्त्री विमर्श है, जो नन्ही नन्ही बच्चियां जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, बच्ची होने के नाम पर वृद्धाएं जिन्हें जरूरत है, वो चर्चा से, वो केंद्र से हट जाती। और ये जो कैफेटेरियाई विमर्श होता है, ये जो वाइन पीने के दौरान किया जाने वाला विमर्श होता है, ये केंद्र में आ जाता है। कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ स्त्री या पुरुषों का फायदा होता है, और जो सचमुच में जिनके स्त्री विमर्श को केंद्र में आना चाहिए, वो लोग परे धकेल दिए जाते हैं। जी, फिलहाल तो अभी हमारे पास हमारे दर्शकों की तरफ से 2 सवाल आए थे। इन दोनों सवालों पे हमने थोड़ी सी बात की। और भी अगर कोई सवाल आप लोगों के पास हो, हमारे दर्शकों के पास हो, तो हम चाहेंगे कि आप अपने सवाल लिख भेजिए। सौंदर्य यादव जी ने ही दूसरा एक प्रश्न इस प्रश्न के खत्म होते ही पूछ डाला है। इनका इस बार पूछना है कि हिंदुस्तान में एक पक्षीय फेमिनिज्म पर चर्चा क्यों होती है, दूसरे संप्रदाय के लोगों के बारे में विमर्श क्यों नहीं होता। ये फिर से एक लोडेड क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, कभी कभी होता है कि, और वो आपने अभी अभी कर डाला है, आपने जो पहला वाक्य कहा था वो वाक्य था कि फेमिनिज्म वाइन पीने वाली महिलाओं का विमर्श नहीं है। अगर हम आपके इंटरव्यू से सिर्फ इतना सेक्शन काट के निकाल लें तो काफी अच्छा एक विवादित सा बयान बनेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए, चलिए पहले तो चलिए एक एक पक्षीय फेमिनिज्म पर चर्चा क्यों होती है इस पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद सुगंधा शर्मा जी का भी एक सवाल आया है। चलिए हम लोग उस पे अगले सवाल में हम लोग उनका सवाल ले लेंगे। तो एक पक्षीय फेमिनिज्म पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर अपने पढ़ने वालों, देखने वाले, सुनने वालों को कहूंगी कि स्त्री विमर्श की जो पुरोधाएं हैं, उसमें भारत से महादेवी वर्मा का भी नाम आता है, जिन्होंने की सिमोन द बोबुआर से पहले श्रृंखला की कड़ियां लिखा। और जरूर मैं रिकमेंड करूंगी आप उस बुक को पढ़ें। उसमें नन्ही नन्ही बाल विधवाओं के बारे में, या वृद्धाओं के बारे में, या किस तरह से उन्होंने एक बात लिखी कि पढ़ी लिखी स्त्री पर समाज अविश्वास करता है, पढ़ी लिखी स्त्री से लोग भयभीत रहते हैं। पढ़ा लिखा पुरुष है, वो अशिक्षित पत्नी के साथ बड़े सुख से रह सकता है, लेकिन उच्च शिक्षित पत्नी के साथ एक अशिक्षित पति नहीं रह सकता। तो वहां से स्त्री विमर्श विश्व को हमने दिया। ये उतनी हल्की बात नहीं है, उतनी खराब बात नहीं है, जितनी आज के समय में ना आनंद जी फेमिनिज्म का बड़ा निगेटिव सा अर्थ, पढ़ी लिखी स्त्री मतलब पर समाज
सारे सिनारियों को हम देखें तो फेमिनिज्म बड़े ही निगेटिव अर्थ में सुनाई देता है ये शब्द, कम से कम मैंने जितना भी सुना है, जबकि वास्तव में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारी लेखिकाओं ने, सीनियर लेखिकाओं ने इस पर लिखा भी है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन क्या कीजिए कि वो थोड़े से लोग जो लिव इन पर कहानी लिख दी, जिन्होंने अवैध संबंधों पर कहानी लिख दी, जिन्होंने सॉफ्ट फोन लिख दिया, और एक बड़े तबके ने उसको लाइट में डालकर ये कह दिया कि फेमिनिज्म ये है। और असली स्त्री विमर्श, जिससे सचमुच समाज बदलता, जिससे सोच बदलती, उसको परे धकेल दिया। तो अभी तो भारत में फेमिनिज्म की लड़ाई ये है कि वास्तव में ये विमर्श किसका है? ये उस मजदूर स्त्री का विमर्श है जो एक किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रहती है और उसे खुले में नहाना पड़ता है, खुले में शौच में जाना पड़ता है, और उसको सारा दिन काम करने के बाद शाम को चूल्हा भी वही जलाती है। क्या ये उसका विमर्श है, या ये उन स्त्रियों का विमर्श है जो लिव इन में रहने के बाद किसी और से ब्याह करती है और रंग लगे ना फिट करी, मतलब सब कुछ चोखा चोखा टाइप रहता है। तो स्त्री विमर्श वास्तव में किसका स्त्री विमर्श है? सबसे पहला सवाल तो आज हमारे सामने ये हो। तो अब चलिए हम लोग हमारे पास जो एक और दूसरा सवाल आया था, सुगंधा शर्मा जी का ये सवाल था, हम लोग इस सवाल को भी देख लेते हैं। अपने सवाल में इन्होंने पूछा है कि क्या लिखते समय आप सोचती हैं कि किस विषय पर लिखना बिकाऊ रहेगा? संभवतः बिकाऊ लिखा है, हाँ बिकाऊ रहेगा, मतलब किताब का विषय चुनते समय क्या आप विचार करती हैं कि इस विषय पर लिखी पुस्तक अधिक मांग में रहेगी, या आप अपनी पसंद का विषय लिखती हैं? कैसे चुनती हैं? देखिए, अगर कोई लेखक ये सोचकर लिखेगा सुगंधा जी कि पुस्तक बिकाऊ है नहीं, तो उसका करियर एक पुस्तक ही खत्म कर देगी। यहाँ आदमी उठता अपनी रचना से है और गिरता अपनी रचना से है। लिखा वो जाता है जो आपको बहुत जोर से बाउंस करता है, वो रचना जो आपके अंदर आई और गई नहीं, जिसने आपको बहुत ज्यादा, देखिए बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारे आइडियाज लेखक के दिमाग में हमेशा आते हैं जाते हैं, लेकिन वो प्लॉट, वो कथानक, वो पल जो आपके अंदर आकर गया नहीं, उसको लिखा जाता है। और बाद में उसकी क्या नियति होती है। हवेली सनातनपुर मैंने 4 साल तक लिखा था, और उसके बाद मैंने उसको लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो चारों तरफ आसपास घूम रहे हैं। लेकिन जिस पल मैंने उस रचना को लिखना छोड़ा होगा, वो रचना मुझे जितना दे सकती थी उसने दे दिया। रचना एक यातना है, अगर ये एक प्रसिद्ध किताब का नाम है, तो वो सारी यातना जब आप झेल चुके होते हैं, आपको अपना पारिश्रमिक मिल चुका होता है, मानदेय आप प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद उस उपन्यास को कितने अवार्ड मिले, उसकी कितनी समीक्षाएं हुई, कितनी जगह उस पर पीएचडी हुई, ये सब वो हिस्सा है जब आप अपना भुगतान पा चुके हो। तो एक लेखक अगर वो सच में लेखक है, एक अभिनेता अगर वो सच में अभिनेता है, या पेंटर जो सच में पेंटर है, आपने अपनी कृति पूरी की और जब आप उससे मुक्त हुए, आप सब कुछ पा चुके उससे। तो मुझे लगता है कि बिकने वाली चीज तो बहुत मुझे नहीं लगता कोई लेखक ये ध्यान करके लिखता होगा कि अब बिकता है। और अगर बिकने की बात कीजिए तो जो साहित्य नहीं है वो साहित्य के नाम पर बहुत बिकता है। भांग की पकौड़ी अभी भी बहुत बिकती है। लेकिन इसमें एक अंदरूनी बात तो जरूर आ जाती है लेखकों की ओर से, अगर हम कहें तो कई बार प्रकाशक जो होते हैं वो इसी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं कि भैया फलां विषय है और आप इस पे लिखेंगे क्या, कम से कम साहित्य में नहीं तो कथेतर में तो ये जरूर चलता है। देखिए, साहित्य की बात करूंगी तो प्रकाशक बहुत समझदार होते हैं। वो आपके पास आते ही तब है जब उनको लगता है कि आप जो लिख रहे हैं उसको बिक सकता है। मेरी एक प्रकाशक हैं, उनसे मेरा एक नॉवेल आया था। उन्होंने मुझे उसके 8 महीने पहले एडवांस रॉयल्टी दी थी और कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन किया था कि 8 महीने बाद। उनको नहीं पता था कि उसका कंटेंट क्या है, उनको नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि इस लेखिका की 2-4 किताबें पहले से आई हैं। तो प्रकाशक तो भांप लेते हैं, उनको आइडिया होता है कि ये लेखक जो इन दिनों लिख रहा है, बाद में जो भी हो इसकी ये वाली किताब हम ले लें। हाँ, अगर ऑन डिमांड राइटिंग की बात है तो एक बार आनंद जी मुझे अवसर आया था, फिल्म के लिए लिखना था, पर वो मुझसे ये हो नहीं सका कि वो कहें और मैं लिख दूं। तो मैं ऐसे ही सुखी हूँ अपनी दुनिया में, जो मेरा दिल चाहता है वो मैं लिखती हूँ, और स्वांत सुखाए जिसको कहते हैं। लेकिन हाँ, अंततः यात्रा स्वयं से विश्व की ओर जाती है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को मिला करके देखा जाए तो हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में लेखक या लेखिका कहाँ किसे जाए।
मतलब जब से अब ब्लॉग की और वेब पे काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा जाने लगा है इंटरनेट पे, तो पत्रिकाओं तक पहले सीमित था कि पत्रिकाओं में आपको बता दिया जाता था कि इस विषय पर एक लेख चाहिए भाई, आप लिख कर भेज दें। उस स्थिति में प्रकाशक को पता होता था कि ये किस ओर झुकाव रखने वाला लेखक या लेखिका है, या अभी इसका झुकाव किस ओर है। तो मोटे तौर पे हमारे काम का कुछ मिल जाएगा इसके पास से या नहीं, इसका उसे अंदाजा रहता था। तो अभी अगर देखा जाए तो कई बार तो वेबसाइट और ऐसे जो कंटेंट्स वाले जो साइट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को पहले से पता होता है कि वायर पे अगर कोई लेख आया है तो ये किस तरफ से लिखा गया होगा, और अगर किसी दूसरे स्वराज्य या ऐसे वेबसाइट पर आया है तो वो किस ओर से लिखा गया होगा या किस पक्ष से लिखा गया होगा। पाठक भी ये सोच करके ही पढ़ने जाता है। तो अभी के दौर में ऐसे जब लोग लिखने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे में लिखा हुआ सामने भी आने लगा है, तो लेखक या लेखिका कहाँ किसे जाए। पहले जो सिर्फ डायरी तक सीमित रह जाता था, वो अब वेबसाइट के जरिए कई लोगों तक भी पहुंचने लगा है। उन लोगों को भी लेखक मानते हैं, अखबारों में जो लिखते हैं उनको भी लेखक माने, या पूरी पूरी किताब जिसने लिखी हो, कम से कम एक किताब, उसे लेखक कहें। किसे लेखक कहें आज? देखिए आनंद जी, जो लेखक होता है वो बचता है, और जो अलेखक होता है वो बचता नहीं है। अगर आप लेखक हैं, आप सरस सलील में भी लिखिए, आप साहित्य की दुनिया में आइए ही मत, आप किसी साहित्यिक पत्रिका में मत लिखिए, आपको कोई पुरस्कार न मिले, तो भी आप भारत के लेखक होंगे, और आपको लोग खोज कर पढ़ेंगे, ढूंढ कर पढ़ेंगे। जहां तक इंटरनेट की दुनिया की बात है, जो ई संपादक साहब होते हैं, मैं उन्हें ई संपादक साहब कहती हूँ, वो आपकी रचना खोज कर निकालेंगे। मतलब पब्लिक डिमांड जो होती है ना, जनता जिसको लेखक बनाना चाहती है, तब सारे मठाधीश, सारे आचार्य, ये सब तो आपको मैं कहूँ मिलते तब है जब आप स्वीकृत हो जाते हैं आम जनता में। जब आप सचमुच के लेखक हैं और आपको लोकप्रियता मिल रही है, तो आपको असली सुनाए, जो बहुत सारे सुनारों के शोकेस में रखे जाने के लिए तैयारी जिसके लिए रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी रचना, आपकी क्रिएटिविटी। किसी भी अखबार में लिखिए, मुझे कभी भी ये बंधन नहीं लगा कि मैं अभी भी अखबारों में लिखती हूँ। एक बार मेरे सीनियर लेखक हैं, आदरणीय, बड़ा आशीर्वाद है उनका मुझ पर, ज्ञान रंजन सर, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि अखबार में लिखती हूँ। मैंने उनसे कहा कुछ नहीं होता, अखबार में लिखती हूँ तो क्या होता है। और इससे भी कुछ नहीं होता कि लिखते समय हम कॉन्शियस हो कि क्या लिखें। लिखना तो एक झरने की तरह होना चाहिए, एक नदी की तरह होना चाहिए। अगर अंदर से आ रहा है तो उसको जरूर लिखिए। बाद में थोड़ा सा हम एडिट करते हैं चीजें, जैसे कि मैंने कहा पहला ड्राफ्ट जो होता है उसमें मैं ओरिजिनल नाम लिख देती हूँ, ओरिजिनल फीलिंग लिख देती हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप उसको दूसरा, तीसरा, चौथा ड्राफ्ट, जब तक आप उसको फाइनल करते हैं, तो रचना बहुत सारी, चेखोव ने कहा है ना, कहानी का पहला पैरा हटा दीजिए और अंतिम हटा दीजिए तो कहानी एक सच है। जो सारा झूठ है वो लेखक पहले पैराग्राफ में लिखता है और अंतिम पैराग्राफ में लिखता है। तो अगर आप जहाँ लेखक हैं तो लिखिए। तो कह लीजिए कि जहाँ हम लोगों ने नाम शामिल कर रखे हैं, वहाँ नाम झूठे होते हैं, बाकी कहानी तो असली ही होती है। कहानी कई बार असली होती है कोई। कई बार जब पूरा पूरा उपन्यास जो शुरू होता है, जिसे पूरी तरह फिक्शन राइटिंग कहा जाता है, कह लीजिए कोई जासूसी उपन्यास हो, कोई थ्रिलर उपन्यास हो, वो भी जहाँ से शुरू होता है वो कोई ना कोई असली घटना होती है। चाहे वो फिर कांधार का मामला हो या किसी प्लेन के हाईजैक का मामला हो, वो लेखक ने किसी न किसी अखबार में कहीं ना किसी किसी घटना से उससे प्रेरणा ली होती है, और वहां से वो कहानी शुरू होती है। आगे भले उसमें नाटकीयता आ जाती है, या लेखक अपने हिसाब से उसमें कहानियों को तोड़ता मड़ोड़ता चलता है, लेकिन शुरुआत में तो वो बिल्कुल असली होती है कहीं ना अमूल जो कहीं। रचना होती है ना, इसीलिए कहते हैं कि हर कृति में साहित्यकार स्वयं भी उपस्थित होता है, किसी न किसी कैरेक्टर में। और कई बार एक कैरेक्टर में थोड़ा सा है और एक कैरेक्टर में थोड़ा सा है। और एक बार तो कमाल हुआ था, आचार्य का मंचन हुआ था भोपाल में, और डायरेक्टर साहब ने अपनी एक लेखिका पात्र को मुझे स्टडी करने के लिए भेज दिया। जब मैंने नाटक देखा तो मुझे लगा ये जो कैरेक्टर है लेखिका, ये मेरी तरह बाल बनाए है, मेरी तरह कपड़े पहने हैं, मेरी तरह बोल रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर को लगा होगा कि वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था, शॉकिंग भी था। तो हाँ, ये होता है कि हम अपनी रचना में स्वयं उपस्थित होते हैं। और रचना अगर कल्पना है तो कल्पना वास्तव में सत्य का विस्तार है। एक अंधा व्यक्ति भी कल्पना करता है तो सुनी हुई आवाजों के आधार पर करता है। तो जो जीवन में होता है वो हम लिखते हैं, लेकिन वो जिंदगी का उठा हुआ रूप होता है, कुछ बेहतर रूप होता इस बीच दर्शकों में से किसी ने फिर से एक प्रश्न किया है
इस बार कोमल ठाकुर हैं और इन्होंने पूछा है कि क्या आपको नहीं लगता स्त्री विमर्श अब देह विमर्श हो गया है? इससे आगे बढ़ नहीं पाया शायद भारत का फेमिनिज्म, ऐसा कई लोगों को लगता है। तो कोमल ठाकुर जी का सवाल शायद हम लोग ले सकते हैं। देखिए कोमल जी, जैसा कि मैंने कहा कि महादेवी वर्मा विश्व स्त्री विमर्श की पुरोधाओं में से एक है। तो विश्व को स्त्री विमर्श सिमोन द बोबुआर से भी पहले महादेवी वर्मा ने दिया। और 30 का जो दशक था, जब स्त्री का पढ़ा लिखा होना ही कठिन था, लेकिन थोड़े से लोग अपने स्वार्थ के लिए अगर उसको देह विमर्श में बदलते, क्योंकि वो एक सनसनी बन जाता है, क्योंकि अश्लीलता बड़ी जल्दी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, बड़ी जल्दी से वो लोग चर्चा में आ जाते हैं, और ये इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है सचमुच में उन स्त्रियों को जिनको इसकी जरूरत है, जिनको स्त्री विमर्श की जरूरत है, जिनके लिए हमें खड़े होने की जरूरत है। और अब मैं एक टिप्पणी नहीं करूंगी, तो मुझे याद आई, लेकिन क्योंकि ये स्क्रीन है, पर फेमिनिस्टों को तो उससे भी ज्यादा बुरा माना जाता है जितना कि प्रगतिशीलों को माना जाता है, तथाकथित। हालांकि प्रगतिशील बहुत सुंदर शब्द है और मेरे लिए तो सम्मान्य शब्द। आजकल का अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ने लगा है, तो फिर तो उसके बाद ऐसे ऐसे नए नए शब्द आने लगे हैं कि एक बार को गोएबल्स भी बड़ा प्रसन्न होगा कि भैया मैंने जो नेम कॉलिंग की विधा कभी शुरू की थी, उस नेम कॉलिंग की विधा का इस्तेमाल जो है वो सारे ही पक्ष खुलकर कर रहे हैं। जैसे अब आजकल तो बिल्कुल। भक्त शब्द जो इस्तेमाल होता है वो नेम कॉलिंग बिल्कुल सीधा सीधा है। इसके अलावा भी और कई शब्द हैं ऐसे आते हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए भी प्रयोग में लिए जाते हैं और विपक्ष के नेताओं के लिए भी प्रयोग उतनी ही आसानी से किए जाते हैं। तो दोनों पक्ष खुलकर अब इसका इस्तेमाल करते हैं। वो जैसा एक पुरानी सी कविता में था, काफी प्रसिद्ध सी कविता है, जिसमें कहा गया है, वृथा है देखना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका, बिल्कुल जहर अब बिल्कुल। तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। तो बहुत दिनकर सुंदर, जी ने बहुत कहा था, और रश्मि रथी से है तो ज्यादातर लोगों ने शायद सुन रखी होगी ये कविता। बिल्कुल। तो अब सबका जहर जहर से ही धुल रहा है, तो अब कोई भी एक पक्ष का और दूसरे पक्ष का जो है वो नैतिकता के सवाल तो ना करे तो बेहतर होगा। नैतिकता अब युद्ध युद्ध जब शुरू होता है तो सबसे पहला शिकार उसका जो होता है वो नैतिकता ही होती है। तो ऐसा हम एक लोग अब, शब्द, जी, जी बताइए, ऐसा एक ऐसा शब्द एक शब्द। राष्ट्रवादी मुझे याद आ गया, क्योंकि लोग जी, ये जब जैसा कि मैंने कहा कि ये सवाल मैंने अंत के लिए बचा रखा था, लेकिन चूंकि बार बार इस शब्द का जिक्र आ जा रहा है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। ये जो राष्ट्रवाद है, ये भी क्या कभी आरोप की तरह, एक पत्थर की तरह उछाला गया है आपकी तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपने राष्ट्र में राष्ट्रवादी कहलाना किसी के लिए सम्मान की बात होगी, मेरे लिए भी सम्मान की बात है। और लेकिन जिन अर्थों में ये आरोप उछाला जाता है, जिस व्यंजना में ये उछाला जाता है, अ, प्रगतिशीलता एक शब्द है जो हम सभी में होता है, और अपने राष्ट्र के लिए सम्मान भी हम सभी में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द आमने सामने रख दिए गए। वो जो संस्कृति की बात करे, वो जो लोकबोध की बात करे, जो संवेदना की बात करे, कहीं ना कहीं एक तय कसौटी साहित्य की दुनिया में कुछ लोगों ने ये बना रखी है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ उनकी बपौती है, सिर्फ उनकी संपत्ति है, और वो जो संस्कृति की बात करेंगे, वो जो राष्ट्र की बात करेंगे, जो लोक बोध की बात करेंगे, जो ये कहेंगे कि विश्व को सबसे पहले पुस्तक हमने दी, सबसे पहले साहित्य हमने दिया, हमारा ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना साहित्य, सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, वो कहीं ना कहीं ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि आप उतने शिक्षित नहीं है जितने वो हैं। वो जो हिंदी तो उन्हें आती नहीं है और अंग्रेजी गलत बोलते हैं, उतने आप शिक्षित नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये साबित करेंगे। और इसका आनंद जी एक बड़ा सूक्ष्म सा असर होता है लेखकों पर, कि इस बात से वो डरते हैं कि उन्हें अलेखक कह दिया जाए। मुझे तो बिल्कुल शुरुआती दिनों में एक तमगा मिल गया था कि मैं अलेखिका हूँ, और इससे बहुत असर पड़ता है करियर पर। मेरे पे तो अच्छा ही पढ़ा, जी, लेकिन प्रगतिशीलों की ओर से जो बड़ा अच्छा सा आरोप आता है वो सैमुअल जॉनसन का एक डायलॉग था, जिसमें वो कहते हैं पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ एन स्काउंड्रेल।
तो ये सैमुअल जॉनसन का था। अब सैमुअल जॉनसन वैसे तो कभी डिक्शनरी लिखने के लिए जाने जाते हैं, और कई एसेज वगैरह उन्होंने लिखे थे अब पॉलिटिक्स पर अपने टाइम में। अब इनका दौर जो था वो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि ये 1709 जिसको कहते हैं, उससे लेकर के 1784 के दौर के थे। मतलब कहा जा सकता है कि जो कॉलोनियल एरा के ब्रिटिश थे, और जो दूसरा कोई अपने देश को आज़ाद कराने की बात करता था, तो उसके लिए ये कह रहे होते थे कि पेट्रियाटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रेल। तो बिल्कुल। भाई, आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आप धूर्त और कपटी भी हैं, ये भी वो कहना चाहते थे। और एक उपनिवेशवादी की बात को कोई प्रगतिशील उछाल रहा हो तो ये बड़ा मजेदार लगता है सुनने में। हालांकि बाद में जो पहले अपने आप को नास्तिक कहते नहीं जब थकते हैं, बाद में वही हवन पूजन करते हुए भी छपते हैं। उनकी जी, हमने एक तमाम तस्वीरें, वृद्ध से याद आ रहे हैं जिनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, अखबारों में भी आई थी। जो पूरी कि जीवन तो वो मठाधीश, हाँ, एक उस पंथ के मठाधीश विचारधारा। माने जाते रहे, और बुढ़ापे में काफी फजीहत भी हुई थी उनकी। तो इसके लिए तो बड़ा आसान सा एक छुपने की जगह होती है, जहाँ कहा जाता है कि भाई, हम परिवार के अन्य सदस्यों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, हम नारीवादी हैं, अपनी पत्नी की भावना का पूरा बिल्कुल, ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक अ, कि अब देखिए बात वही है ना कि नाम लेने पर बात आ जाती है, पर जो उनके सबसे बड़े नाम है वो भी कभी राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़कर अपना आरंभिक करियर बना रहे होते हैं। तो वही मैंने आरंभ में कहा कि लेखक एक नदी की तरह हो। कोई विचारधारा आई तो वो आपकी रचना में आए, और उसके बाद कोई और विचारधारा आपके जीवन में आई, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको जाना, तो आपकी रचना में आएगी, आपकी एक जीवन दृष्टि उससे डेवलप होगी। ये नहीं होना चाहिए कि एक झंडा है और उसके तले आप छुप गए, आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। रचना तो चौराहे पर खड़ी हुई चीज होती है। तो अगर आप झंडों के पीछे छुपेंगे तो बतौर मनुष्य आप छुपे रहिए, बतौर क्राफ्ट तो आप खत्म हो जाएंगे शायद। जी, इस मामले में अगर हम लोग 80-90 का दशक देखें, तो जो हिंदी का साहित्य आता था वो असल में हिंदी का साहित्य था नहीं। एक रदुगा प्रकाशन हुआ करता था, और काफ़ी ज़्यादा रूसी साहित्य जो होता था वो हिंदी में अनुवाद के रूप में आता था। अब इसमें अनुवाद के स्तर पे एक बार तो हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि उनके अनुवाद का जो स्तर होता था उससे काफ़ी घटिया स्तर होता है आज के अनुवादों का। अगर हम बाकायदा नाम भी ले लें किताबों का, तो जैसे अमीश त्रिपाठी की काफ़ी प्रसिद्ध किताबें जो रही, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा जैसी किताबें, वो अंग्रेजी में जब आप पढ़ें और उसी का जब आप हिंदी अनुवाद देखें, तो आपको बहुत स्पष्ट पता चल जाता है कि अनुवाद का स्तर वही है जो आप गूगल इनपुट पे ट्रांसलेट कर लें और उसे उठाकर कॉपी पेस्ट कर दें तो होगा। मतलब भाव कहीं खो जाते हैं, शब्द वहीं रहते हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेरे पास इसमें उदाहरण होता है कि उनके चरण कमलों को छूकर आशीर्वाद लिया, तो वो जो जैसे ही ट्रांसलेट होता है तो वो लोटस फीट हो जाता है। अब मेरी समझ में कभी ये नहीं आता कि यार ये लोटस फीट क्या होता है। तो फील पाँव और दूसरे तरह के जो बीमारियां होती हैं उनका नाम सुना है। अब लोटस फीट बड़ा ही अटपटा सा अनुवाद अनुवाद लगता है। तो ये अनुवाद और इस तरह की किताबों के उपलब्ध होना, लोगों के पास मौजूद क्या था, क्या इसका असर रहा कि भाई लोग एक ही तरफ के किताबें पढ़ते रहे, या एक ही झुकाव का साहित्य पढ़ते रहे, या मानने लगे किसी दौर में, मतलब 90 के दशक के अंत में, जब इस प्रकाशन से किताबें आनी बंद हो गई थी पूरी तरह, करीब करीब आज की तारीख में तो शायद एक भी किताब न मिले, तो उसके बाद के दौर में भी 10 साल 20 साल 10 साल 15 साल तक लोगों के दिमाग में वही रहा कि इस पक्ष में जो लिखता है वही साहित्यकार हो सकता है, राष्ट्रवादी अगर है तो वो साहित्यकार ही नहीं होगा। जो आपका अलेखिका होने का जो तमगा था, क्या ये कहीं ना कहीं वहां से आता था? देखिए आनंद जी, जो रादुगा प्रकाशन की आप बात कर रहे हैं, बहुत कुछ आर्थिक कारण उसके पीछे थे, वहां से बहुत सारा पैसा आता था और वो अपनी जी, और विचारधारा को। उनकी किताबें भी बहुत सस्ती होती थी, मेरे ख्याल से 2-3 रुपए में, या अगर आपके पास 10-20 रुपए हो तो वहां से जितनी किताबें आ जाती थी वो आपके साल भर के उतने पढ़ने के लिए काफी होती थी। तो एक आर्थिक कारण डेफिनेटली किसी भी विकासशील देश में, अगर आपको कहते हैं किसी देश पर अगर कब्जा करना हो तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पर कब्जा कर लो, उसकी संस्कृति पर कब्जा कर लो। तो बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्च किया जिस भी विचारधारा के लोग थे। एक शेर है कि जर माना कि तू खुदा नहीं है फिर भी कोई तुझसे जुदा नहीं है। तो आर्थिक कारण वो होते हैं जो तमाम कलाओं को प्रभावित करते हैं।
मेरा एक नाटक है राई, उसमें मैंने यही लिखा है कि अगर सिर्फ कलाकार होकर आप सरवाइव नहीं कर सकते, सिर्फ जैसे वो नृत्यांगनाओं की कहानी है, तो कहीं राई ना कहीं नृत्य वो, होता है। हाँ, लोक नृत्य होता है, तो अगर वो हाँ, सिर्फ नृत्यांगनाएं हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गलत काम करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सिर्फ नाच कर किसी का घर नहीं चलता, सिर्फ पेंटिंग करके नहीं चलता, सिर्फ कहानी लिख के नहीं चलता, आपको जीवन में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मुझसे भी लोग पूछते हैं, अच्छा अब तो मैं कुछ काम करती हूँ, नौकरी करती हूँ, पर लोग हमेशा ये पूछते थे जब मैं लिखती थी, क्योंकि मैं बचपन से लिख रही हूँ, तो कोई मुझसे पूछता था क्या करती हो, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं 12th में पढ़ रही हूँ, मैं बीए कर रही हूँ, या मैं कुछ भी कर, मैं बस हमेशा मैंने ये कहा कि मैं राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ। फिर लोग पूछते हैं अच्छा करती क्या है तो अब तो मेरे पास एक अदद नौकरी है आंसर देने के लिए, नहीं तो पहले लगता था कि हम आंसर दे तो चुके, हम कह तो चुके कि हम लेखक हैं। तो क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, हमारे घर के बजट में किताबें खरीदने के लिए कोई कॉलम नहीं होता, और हमारे जो प्रकाशक हैं भारत के, उनका भी ये स्ट्रगल है। देखिए अगर फॉरेन में एक नाटक का एक मंचन होता है तो इतनी रॉयल्टी आ जाती है जितनी भारत में हमारी सारी किताबें मिलकर हमें एक साल में नहीं दे पाती। तो कहीं ना कहीं ये फर्क तो है, और कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी है कि जहाँ से चीजें प्रायोजित की गई थी और वहां उनके पीछे धन भी था, तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा पल्लवित हुई, अधिक पल्लवित। चलिए वापस आपकी किताबों की तरफ चलते हैं। अब तो आप करीब करीब सभी विधाओं में लिख चुकी हैं, तो आपको अब क्या लगता है ज़्यादा सुविधाजनक क्या लिखना होता है? कोई उपन्यास लिखना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा या कथेतर की तरफ कभी जाना चाहेंगी? कौन सा ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा या पसंद कौन सा आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जब रचना आती है, मतलब बड़ा अलौकिक सफल होता है, मैं आपको बताऊं बड़ा अद्भुत सफल होता है वो, जो मैं आपसे कह रही थी कि हमारा सारा पारिश्रमिक हमें पारितोष तभी मिल जाता है जब रचना पूरी होती है। तो रचना में होना जितना कष्ट है उतना आनंद है, और मुझे लगता है जीवन सबसे ज्यादा सफल तभी लगता है रचना जब आती है, अपना सारा कंटेंट, अपना सारा रंग रूप चेहरा साथ में लेकर आती है। वो अगर नाटक के तौर पे मेरे अंदर आया, तो मैं गाड़ी चला रही हूँ और एक संवाद मुझे सुनाई देता है, और मैं रोटियां बना रही हूँ और मुझे एक दृश्य दिखाई देता है उसका। अगर वो उपन्यास के तौर पर आई है, देखिए नॉवेल एक बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं सबसे ज्यादा अगर बसती हूँ तो उपन्यासों में बसती हूँ। एक नॉवेल में चली जाती हूँ, 2-4 साल वहीं पड़ी रहती हूँ, उसी में जीना मरना मेरा है, समझिए। बाहर की दुनिया है भी और नहीं भी है, या आती है तो वो रचना में घुल जाती है। बहुत बार तो अखबार में आपने जो न्यूज पढ़ी, आपने पढ़ी ना, मनुष्य ने, आपके क्राफ्ट ने पढ़ी, और वो कहीं ना कहीं एक घटना के तौर पर उसमें पहुंच गई। तो मैं कहूंगी कि रचना अपने आप आती है। मैंने कविता नहीं लिखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है और मेरा जो पेन है, मैं सारी पृथ्वी पर लिखना है, मुझे इतना सारा लिखना है। तो बहुत सारा, मेरे 400-400 पेज के उपन्यास होते हैं। मुझे नॉवेल, हाँ, मैं कहूंगी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, यद्यपि सबसे ज्यादा चर्चित चीज रही है वो नाटक रहे। चलिए अब यहाँ से देखिए, आपसे समय तो लिया था बहुत कम, मगर हम लोग करीब करीब 1 घंटा बात कर चुके हैं। तो हम लोग अब इसे समेटने का प्रयास शुरू करते हैं। तो मेरे पास 2 सवाल अंतिम बचते हैं। एक सवाल तो ये था कि पाठकों के लिए भी और लेखकों के लिए भी, तो क्या आप अलग अलग करके बता सकती हैं कि अगर आप पाठकों को सलाह देंगी कुछ अच्छी किताबों की, तो कौन सी किताबों की सलाह देंगी? और जो नए लेखक हैं, अगर उनको बताना चाहेंगी कि भाई आप अपने लेखन की विधा में और सुधार लाना चाहते हैं, तो कौन सी किताबें पढ़ी जा सकती हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कुछ किताबों के बारे में? देखिए पहले तो मैं पाठकों से कहूंगी, लिटरेचर में खेल चलता है, आप अगर आपको सचमुच लिटरेचर पढ़ना है ना, तो आप सोशल मीडिया पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ एक सूची सूची का खेल चलता है। अभी भी एक सूची चल रही है, सारे लोग अपनी वॉल पे शेयर कर रहे हैं। हिंदी के 100 राइटर्स, इत्तेफाक से मेरा भी नाम उसमें है, उनको धन्यवाद। लेकिन मैंने उसको शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं इस खेल में यकीन नहीं करती। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मेरी 10 पसंदीदा किताबें, और उसमें 6 किताबें क्लासिक लिख दी और 4 अपने दोस्तों की लिख दी। फिर दूसरे ने जब वही सूची सूची खेला, तो उसने जिसने उसका जिक्र किया था उसकी लिख दी। तो बहुत सारे लोग यहाँ ऐसा करते हैं, तो किसी के सजेशन पर मत जाइए। और जो क्लासिक होता है, वर्ल्ड लिटरेचर में होता है या इंडियन लिटरेचर में, वो क्लासिक होता ही इसलिए है कि वो एक लंबे दौर से गुजर के उसको मान्यता मिली होती है। तो क्लासिक पढ़िए सबसे पहले तो, फिर जो भी आपका टेस्ट हो, मतलब नए लेखकों को भी पढ़िए, मुझे भी पढ़िए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्लासिक पढ़े और मैं मैं कालिदास मैं पढ़े ये कहने मैं ये कहने ही वाला था कि अगर सिर्फ क्लासिक पढ़ेंगे तो फिर तो आपकी किताब भी तो छट हमको जाएगी। कौन पढ़ेगा तो नए लेखकों में उसको पढ़िए जो आपकी रुचि से मैच करता है।
लेखक और पाठक समधर्मा होते हैं, आप उसको पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें आप अपने आप को पाते हैं। तो अगर आपको जासूसी पसंद है तो वो पढ़िए। और लेखकों के लिए अगर कहूंगी तो लेखकों के लिए कहा जाता है जो आपको नहीं पसंद है आप वो भी पढ़िए। आप साहित्य के अलावा दर्शन भी पढ़िए, धर्म भी पढ़िए, साइकोलॉजी भी पढ़िए, गणित भी पढ़िए, जो भी आपका मन कर रहा है, लॉ भी पढ़िए, जीवन को पढ़िए, लोगों को जानिए। संस्कृत में तो आनंद जी एक पूरी एक परंपरा है कि लेखक बनते कैसे हैं, कवि कैसे बनते हैं, क्योंकि तब पद्य था तो वो सिर्फ कवि की बात करते हैं। प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास, उसमें कहते हैं कि प्रतिभा तो आप लेकर ही आते हैं, लेकिन अध्ययन तो आपको करना पड़ता है ना, और उसमें अपने से बड़े कवियों की सोहबत कीजिए, उनके साथ रहिए, इस तरह की तमाम बातें हैं, बहुत सारी किताबें पढ़िए। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप लिटरेचर से प्यार करते हैं, अगर आपको खूब सारा पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप राइटिंग की दुनिया में आइए। वरना कुछ समय आपने लिखा और आप चले गए तो ये भी आपके जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है, ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो हमें किसी की भी फिक्र नहीं करनी है कि वो लेखक बना, वो मिट गया, वो खत्म हो गया। जिसमें काबिलियत है, जिसके अंदर आग है, वो यहाँ बचेगा ना, उसको कोई मिटा सकता है, और जिसके अंदर आग नहीं है उसको यहाँ कोई बना भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने आखिरी सवाल पे चलते हैं, जो कि हमेशा अमूमन लेखकों से एक ही होता है कि भाई आगे किस किताब पर काम चल रहा है और क्या लिखा जा रहा है, उपन्यास है, कोई नाटक है, क्या लिख रही हैं आप आजकल, या हम लोग आगे अगले साल कुछ अपेक्षा रखें, या 1-2 साल मेरे लगेंगे आने में। दिमाग में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और जब मैं एक बड़ी रचना कर रही होती हूँ ना, जैसे मैं सपोज कीजिए मैं एक नॉवेल लिख रही हूँ, तो बाई प्रोडक्ट में एक बुक और बन जाती है। 2-3 साल में जब तक मैंने एक उपन्यास लिखा था रपटीरे राजपथ, जो 2-3 सालों में जब मैंने उसको लिखा होगा तो आचार्य उसके साथ बन गया। या तो वो 2 किताबें एक साथ इसलिए आती हैं कि वो जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा लेखक कितना प्रयास करता है संभालने की, उतरेगी तो कागज पर ही ना। आप एक बांध बनाते हैं ना, एक बाढ़ होती है आपके अंदर, एक बांध बनाते हैं, पर वो आएगा तो जो बाढ़ में वो सब आएगा तो छन छन कर ही आएगा। तो मेरे मन में है एक बड़ा सा कुछ है, जब वो कागज पर उतर आएगा तब समझ में आया ये नॉवेल है, और इसके साथ अगर एक आध नाटक भी आ गया तो उसका भी स्वागत है, वो भी शायद 2 किताबें मेरी आगे आएंगी। संभवतः मुझे लगता है कि आपने पीछे जो सूर्य भगवान की तस्वीर लगा रखी है उससे छन छन के कुछ ऊर्जा आ जाती होगी। तो इसके साथ ही अभी हमारे पास कोई और पाठकों की ओर से प्रश्न नहीं आया है, तो फिलहाल के लिए हम लोग चर्चा को यही विराम देंगे, क्योंकि 1 घंटे का समय ले लिया है आपका। तो अभी हमारे साथ थी इंदिरा डांगी जी, बल्कि साथ थी नहीं, साथ हैं ही। इनकी हाल में जो नाटक की किताब आई है आचार्य, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे, और ये मूलतः किताब लिखी गई है मठाधीशों पर। ये कुछ तो साहित्यिक विधा के मठाधीश हैं, और कुछ ना कुछ इनका संबंध जो है विश्वविद्यालयों की राजनीति से भी थोड़ा बहुत जुड़ता हुआ दिखता है। तो आशा है कि आप लोग कभी इनका नाटक पढ़ेंगे, हो सकता है इनका मंचन भी देख पाएं। तो कभी अगर देखें तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी से कि सोशल मीडिया पर या और अन्य माध्यमों से भी उसका जिक्र करें, कोशिश करें हमें भी टैग कर देने की, उससे हमें भी थोड़ा प्रचार मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही इंदिरा जी, फिर मिलते हैं, नमस्कार।